वू मिंग जब महान वू के दूतावास में लौटा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कमरे की चीजें तोड़ डाली और जोर से चिल्लाने लगा। वह खुद को खतरे में महसूस कर रहा था। उसे पता चला था कि उसकी ही सेना के कुछ लोगों ने उत्तर राज्य पर हमला कर दिया है, जबकि वह खुद उसी राज्य में मौजूद था। अगर उत्तर राज्य को ये लग जाता कि हमला उसके इशारे पर हुआ है तो उसकी जान भी जा सकती थी। वू मिंग को शक होने लगा कि उसके अपने राज्य के भीतर ही कुछ लोग उसे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। शायद जानबूझकर उसकी सेना को हमला करने दिया गया ताकि उत्तर राज्य नाराज हो और उसे रास्ते से हटा दे। उधर पहले दौर की बातचीत के बाद वीर प्रताप अपने महल के भीतरी हिस्से में लौट आया। उसे पता था कि वू मिंग को अब उस हमले की खबर मिल चुकी होगी, इसलिए वह जल्दी में बातचीत खत्म करके नहीं भागा। उसे फायदा यही था कि बातचीत जितनी लंबी खींचेगी, महान वू पर उतना ही दबाव बढ़ेगा और उत्तर राज्य अपनी शर्तें और सख्त कर सकेगा। एक धूप भरे दिन वीर प्रताप अपने परिवार के साथ बैठकर चाय पी रहा था। उसी समय उसने देखा कि यव नानयान सुई धागा लेकर कपड़े सिल रही है। उसने हैरानी से पूछा कि वह क्या कर रही है। यव नानयान ने कहा कि वह अभी बच्चों के लिए कपड़े बना रही है, क्योंकि उसके अपने बच्चे तो अभी हुए नहीं हैं, लेकिन वह आने वाले समय के लिए तैयारी कर रही है। वह चाहती थी कि जब उसके बच्चे हों तो उसके हाथ से बने कपड़े उन्हें मिले। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा कि अगर उसे कपड़े चाहिए तो फैक्ट्री से मिल सकते हैं, हाथ से सिलने की जरूरत नहीं। लेकिन यव नानयान और अन्य स्त्रियों ने समझाया कि माँ का अपने हाथों से कुछ बनाना एक अलग ही भावनात्मक संतोष देता है। इसी बीच एक दासी आए और बताया कि मुरोगशोए राजकुमारी मिलने आए हैं। वीर प्रताप ने उसे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। मुरोगशोए बर्फ जैसी ठंडी और सुंदर खड़ी थी। वीर प्रताप ने उससे कहा कि वह हाल ही में ज्यादा सक्रिय हो गई है। मुरोगशोए ने बताया कि उसकी सम्राज्ञी ने उसे एक संदेश भेजा है और कहा है कि वह जल्दी से वीर प्रताप की महिला बन जाए, खासकर महान वू की राजकुमारी के आने से पहले। ये सुनकर वीर प्रताप ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा कि शायद उसकी सम्राज्ञी को डर है कि वह महान वू की राजकुमारी के प्रति आकर्षित हो सकता है। वह मुरोगशोए से सम्राज्ञी और राजकुमारी के रिश्ते के बारे में जानना चाहता था। दोनों बात करते करते करीब आ गए। माहौल धीरे धीरे गर्म हो गया। वीर प्रताप ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बिना किसी देरी के उसे चूम लिया। मुरोगशोए अब पहले जैसी झिझक वाली नहीं रही थी। वह जानती थी कि वह पहले ही वीर प्रताप की हो चुकी है। उसने भी उसे जवाब दिया और उसके करीब आ गई। फिर वीर प्रताप ने उसे घुमाकर अपने पास खींचा और उसे और करीब ले गया। मुरोगशोए ने हल्की नाराजगी से कहा कि वह बिल्कुल भी शराफत नहीं दिखा रहा। लेकिन वीर प्रताप के लिए अब दिखावा जरूरी नहीं था। वह जानता था कि वह उसकी अपनी है, इसलिए वह सीधे अपने मन की बात और चाहत के साथ आगे बढ़ रहा था। महान शिया साम्राज्य, राजधानी, सम्राट के शयन कक्ष। सम्राट अपने महल के खाली बिस्तर पर आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। उसके सामने एक हरी चमक वाली एक मणि रखी थी। वही मणि पूरे कमरे की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से खींच रही थी। अगर वीर प्रताप वहां होता तो उसे तुरंत समझ आ जाता कि इस कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा घनी थी। जबकि इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही बहुत कम है, फिर भी यह मणि उसे लगातार खींचकर एक शक्तिशाली वातावरण बना रही थी। कुछ समय बाद सम्राट ने अचानक आंखें खोल दी। उसी पल एक छाया कमरे में प्रवेश कर गई। छाया ने झुककर कहा, महाराज, दिव्य संचार के गुरु और शाश्वत रहस्यवादी ताओवादी उत्तर राज्य पहुंच चुके हैं। वे बहुत सावधानी से चल रहे हैं और अभी तक सीधे उत्तर राज्य के राजकुमार पर कोई हमला नहीं किया है। वे नए शहर में भी नहीं गए, बल्कि पुरानी शहर में ठहरे हुए हैं। उत्तर राज्य में नई शहर तो बन चुकी थी, लेकिन पुरानी शहर अब भी मौजूद थी और वहां लोग रहते थे। दोनों साधु पहले पुरानी शहर में जाकर हालात समझना चाहते थे। वे उत्तर राज्य की ताकत को ठीक से परखने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहते थे, खासकर जब उन्हें पता चला कि उत्तर राज्य ने महान वू को रहस्यमय हथियारों से हरा दिया है। सम्राट ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या वे लोग झूगे झोंगुआन से डर रहे हैं? छाया ने जवाब दिया, उत्तर राज्य के रहस्यमय हथियारों ने उन्हें सतर्क कर दिया है। उन्हें डर है कि वहां और भी शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। सम्राट कुछ देर चुप रहा। वह खुद भी उत्तर राज्य की ताकत से चौंक गया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उत्तर राज्य को ये अजीब हथियार कहाँ से मिले। फिर उसने आदेश दिया, मिस्टी मून पैलेस में हमारे जासूस भेजो और पता लगाओ कि वे लोग क्या कर रहे हैं।
छाया ने कहा, महाराज, ये काम मुश्किल है। हमारे पहले भेजे गए जासूस जैसे ही अंदर गए, जल्दी ही पकड़ लिए गए। सम्राट ने शांत स्वर में कहा, अगर अंदर घुसना मुश्किल है तो उनके शिष्यों को पैसे या लालच देकर अपनी तरफ करो। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। छाया ने झुककर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। छाया के जाने के बाद सम्राट खिड़की के पास खड़ा हो गया और बुदबुदाया, क्या उत्तर राज्य के हथियार मिस्टी मून पैलेस से आए हैं? अगर ऐसा है तो भविष्य में उस पैलेस को खत्म करना आसान नहीं होगा। उसे याद आया कि पिछले साल मिस्टी मून पैलेस की मुखिया लंबे समय तक यान काउंटी में रही थी। एक संप्रदाय की मुखिया का अपने स्थान को छोड़कर इतने समय तक उत्तर राज्य में रहना संदेह पैदा करता था। सम्राट ने मुट्ठी भींच ली और ठंडे स्वर में कहा, चाहे हथियार वहीं से आए हो या नहीं, एक दिन मैं अपने राज्य के भीतर मौजूद सभी संप्रदायों को खत्म कर दूंगा। महान शिया मेरा है। उधर उत्तर राज्य में वीर प्रताप को अभी तक ये नहीं पता था कि दो शक्तिशाली पैसियूडियो स्वर्गीय साधु उसके राज्य में घुस चुके हैं। उसकी जासूसी व्यवस्था ने भी अभी तक उनकी गतिविधियों का पता नहीं लगाया था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वे दोनों साधु नई शहर में घुसने से डर रहे थे और इसी देरी ने उन्हें सही समय पर हमला करने का मौका खो दिया। क्योंकि युवान चाओगे पहले ही यान काउंटी लौट चुका था। जैसे ही वे नई शहर में कदम रखेंगे, वह अपनी दिव्य शक्ति से उनकी मौजूदगी महसूस कर लेगा। अध्ययन कक्ष का माहौल। इस समय वीर प्रताप बिस्तर पर लेटा हुआ था और सामने मुरोग श्वेत थी। थोड़ी देर की सक्रियता के बाद मुरोग श्वेत थककर उसके सीने पर लेट गई। उसकी तेज सांसें कमरे में गूंज रही थीं। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर उसके पीठ पर हाथ फेरा और कहा, मुरोग, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे अपना पालतू बना लिया हो। मुरोग श्वेत ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हम दोनों को जो चाहिए था वह मिल गया। वीर प्रताप हंस पड़ा। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह खुल चुकी है। अचानक उसने उसे पलट दिया और खुद ऊपर आ गया। मुरोग श्वेत का चेहरा लाल था, आंखों में नमी थी और वह बिना विरोध किए सब स्वीकार कर रही थी। वीर प्रताप ने कहा, अब तुम्हारी बात हो गई, अब मुझे अपनी लेखन साधना करनी है। उसने कलम और स्याही को अपनी ओर बुलाया और मुरोग श्वेत के शरीर पर लिखना शुरू कर दिया। लिखते समय मुरोग श्वेत ने पूछा, जब वो जूनवान उत्तर राज्य आएगी, तुम उसका क्या करोगे? वीर प्रताप ने लिखना जारी रखते हुए कहा, उसे संभालने की क्या जरूरत है? मैं उसे अपने साथ जोड़ लूंगा। मुरोग श्वेत ने कहा, वह महत्वाकांक्षी है। अगर वह आपके हरम में आए तो कहीं राज्य को उलट न दे। वीर प्रताप मुस्कुराया और उसके पैर पर एक शब्द लिखते हुए बोला, तुम जैसी जासूस भी मेरे पास है। फिर मुझे किसी से डर क्यों होगा? फिर उसने कहा, कुछ दिनों में तुम महल में जाओ और दर्जियों की मदद से एक फीनिक्स रोब तैयार करवाओ, वही जो सम्राज्ञी अदालत में पहनती है। मुरोग श्वेत ने हैरानी से पूछा, फीनिक्स रोब, इसका क्या करना है? वीर प्रताप मुस्कुराया, क्या वो जूनवान सम्राज्ञी बनने का सपना नहीं देखती? मैं उसके सपनों को पूरा कर दूंगा अपने तरीके से। कुछ समय बाद आखिरकार वू मिंग को महान वू के दरबार से संदेश मिल गया। साथ ही उसके पिता सम्राट का शाही आदेश भी उसके हाथ में आ गया। लेकिन जब उसने आदेश पढ़ा तो वह दंग रह गया। उसमें यह साफ नहीं लिखा था कि युद्ध हार जाने की रकम कितनी होनी चाहिए। दरबार ने इस पर कोई स्पष्ट चर्चा ही नहीं की थी। इसका मतलब था कि पूरी जिम्मेदारी वू मिंग के कंधों पर डाल दी गई थी। समझौते में जितनी भी रकम तय होगी, उसका फैसला उसे खुद करना था। अगर रकम कम हुई तो सम्राट नाराज होंगे। अगर बहुत ज्यादा हुई तो राजकुमार के पद और भविष्य पर खतरा आ सकता था। वू मिंग गुस्से से भर गया। उसके पिता ने साफ तौर पर सारा दबाव उसी पर डाल दिया था। कम से कम एक सीमा तो बता देते ताकि वह उसी के भीतर रहकर बातचीत करता। अब अगर समझौता गलत हुआ तो दोष उसी पर आएगा। फिर भी वह जानता था कि युद्ध लंबा नहीं खींच सकता। उत्तर राज्य की सेना दक्षिण की ओर बढ़ने के संकेत दे रही थी। इसीलिए उसे बातचीत जल्दी खत्म करनी थी। अगले दिन फिर से बातचीत शुरू हुई। महान वू के प्रतिनिधियों ने हर जाने की रकम कम करने की मांग रखी। लेकिन उत्तर राज्य के अधिकारियों ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जब महान वू की सेना ने रात में हमला किया और उनके सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, तो मुआवजा कम नहीं बल्कि बढ़ना चाहिए। हॉल में बहस इतनी तेज हो गई कि वह बाजार जैसा शोर करने लगा। आखिरकार वीर प्रताप ने बोलना शुरू किया। उसने साफ शब्दों में कहा, 30 मिलियन चांदी के सिक्के और 5 मिलियन सोने के सिक्के अंतिम और गैर परिवर्तनीय शर्त है।
अगर महान वू यह नहीं मानता तो उत्तर राज्य की सेना खुद जाकर वसूली करेगी। ये सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। वू मिंग समझ गया कि अब ज्यादा विरोध करना खतरनाक होगा। अगर वह हार गया तो उत्तर राज्य सच में सेना आगे बढ़ा सकता है और हालात और बिगड़ सकते हैं। वह दांत भींचकर बोला, ठीक है, महान वू ये रकम देगा, लेकिन एक ही बार में पूरा भुगतान संभव नहीं है। वीर प्रताप पहले से जानता था कि वे किस्तों में भुगतान मांगेंगे। उसने तुरंत शर्त रखी कि पहली किस्त में 20 मिलियन चांदी और 3 मिलियन सोना देना होगा। बाकी रकम 2 साल के भीतर चुकानी होगी। अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो उत्तर राज्य खुद सम्राट से जाकर वसूली करेगा। वू मिंग के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में शर्त मान ली। इसके बाद जमीन का मुद्दा आया। वीर प्रताप ने घोषणा की कि यूपिन काउंटी और लिंगतू काउंटी अब उत्तर राज्य के हिस्से होंगे। वू मिंग ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि यूपिन पहले ही उत्तर राज्य के कब्जे में है, लेकिन लिंगतू काउंटी पर दावा करना बहुत ज्यादा है। वीर प्रताप ने शांत स्वर में जवाब दिया कि अगर महान वू की सेना ने रात में हमला नहीं किया होता तो शायद लिंगतू काउंटी की मांग नहीं की जाती। लेकिन अब युद्ध के कारण उत्तर राज्य को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए ये भी मुआवजे का हिस्सा है। वू मिंग अंदर ही अंदर गाली दे रहा था। उसकी सेना की बेवकूफी की वजह से एक और काउंटी खोनी पड़ रही थी। आखिरकार वह भी समझ गया कि लिंगतू काउंटी पहले से ही उत्तर राज्य के सैनिकों के कब्जे में है। उसे रोकना अब असंभव था, इसलिए उसने इसे भी स्वीकार कर लिया। फिर व्यापार समझौते का मुद्दा आया। वीर प्रताप ने एक व्यापार पोर्ट संधि पेश की। वू मिंग ने उसे ध्यान से पढ़ा, लेकिन शर्तें काफी जटिल थीं। कुछ बिंदु ऐसे थे जिनका सीधा अर्थ उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसे अंदाजा था कि उत्तर राज्य आर्थिक रूप से महान वू पर प्रभाव डालना चाहता है। उसने दस्तावेज अपने मंत्रियों को दे दिया। मंत्रियों ने पढ़ने के बाद गंभीर होकर आपस में कुछ फुसफुसाया। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि यह मुद्दा अभी रोका जाए और सम्राट से सलाह ली जाए। वीर प्रताप ने कहा, ठीक है, इस भाग को फिलहाल छोड़ देते हैं। फिर उसने अगला मुद्दा उठाया, बंधक का मुद्दा। वीर प्रताप मुस्कुराकर बोला कि उसे पता चला है कि महान वू को उत्तर राज्य में एक बंधक भेजना है, और वह सुझाव देता है कि वू मिंग खुद ही बंधक बनकर यही रुक जाए। ये सुनते ही वू मिंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि अगर वह बंधक बन गया तो उसका राजकुमार बनने का सपना खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत कहा कि उसका पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसे बंधक बनाना उचित नहीं होगा। उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास निर्णय लेने की पूरी शक्ति है, और अब बंधक के मुद्दे पर तुरंत पीछे हट रहे हो। वू मिंग के पास जवाब नहीं था। आखिरकार उसके मंत्रियों ने हस्तक्षेप किया और कहा कि इस विषय पर वे वापस जाकर सम्राट से सलाह लेंगे। वीर प्रताप ने अनुमति दे दी और कहा कि 2 दिन के भीतर अंतिम जवाब चाहिए। उसने ये भी याद दिलाया कि उसके शहीद सैनिकों के परिवार मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। बैठक खत्म हुई। वू मिंग और उसके लोग हॉल से बाहर चले गए। वीर प्रताप उनके जाते हुए पीठ को देखकर हल्की मुस्कान के साथ सोच रहा था कि वू मिंग जल्द ही खुद उससे निजी सौदा करने आएगा। बातचीत कुछ दिनों के लिए रुकी तो वीर प्रताप ने उत्तर राज्य के अंदर के जरूरी कामों पर अधिकारियों से चर्चा की, और फिर दरबार खत्म कर दिया। जैसा उसने सोचा था, वह अभी महल से वापस अपने राजमहल पहुंचा ही था कि एक पहरेदार तुरंत उसके पास आया। उसने बताया कि वू मिंग निजी तौर पर मिलने के लिए आया है। वीर प्रताप समझ गया कि वह क्यों आया है। उसने आदेश दिया कि वू मिंग को सीधे उसके अध्ययन कक्ष में लाया जाए। कुछ ही देर में वू मिंग कमरे में आया। वीर प्रताप मुस्कुराकर बोला, राजकुमार वू मिंग, बैठिए। दोनों चाय की मेज के पास बैठ गए। वीर प्रताप ने नौकरानी से कहा, श्याओचिन, चाय बनाओ। फिर उसने वू मिंग की ओर देखा और पूछा, बताए, आप निजी तौर पर मुझसे मिलने क्यों आए हैं? वू मिंग सीधे मुद्दे पर आया। उसने पूछा, क्या उत्तर राज्य सच में मुझे बंधक बनाकर अपने यहाँ रखना चाहता है? दरबार में वह खुद को ये राजकुमार कह रहा था, लेकिन यहाँ उसने सीधे मैं शब्द का इस्तेमाल किया। वह अपनी स्थिति को थोड़ा नीचे दिखा रहा था। वीर प्रताप हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आप महान वू में बहुत प्रभाव रखते हैं। आप राजकुमार बनने की दौड़ में भी हैं। बंधक चुनते समय हमेशा महत्वपूर्ण व्यक्ति ही चुना जाता है। मेरी नज़र में आप सबसे उपयुक्त हैं। वू मिंग तुरंत बोला, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं।
मेरे कुछ मंत्री साथ जरूर देते हैं, लेकिन राजकुमार लुई के मुकाबले मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजा है, इसका मतलब है कि वह लुई की छवि को बचाना चाहते हैं। वही उनके दिल के सबसे करीब हैं। अगर बंधक ही चुनना है तो लुई को चुनिए। मुझे रखने से बंधक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वीर प्रताप कुछ पल सोचकर बोला, अगर मैं लुई को चुनूं तो क्या तुम्हारे पिता मानेंगे? तुम ही तो कह रहे हो कि वही उनके सबसे प्रिय हैं। वू मिंग कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, उत्तर राज्य की सेना हमारी सीमा पर खड़ी है। मुझे लगता है कि मेरे पिता आपकी लगभग हर शर्त मानने को तैयार होंगे। वीर प्रताप ने पूछा, तो क्या वह व्यापार समझौता भी मानेंगे? वू मिंग थोड़ी देर उलझन में पड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि बंधक और व्यापार समझौते का क्या संबंध है। लेकिन कुछ देर बाद उसे बात समझ में आ गई। उसने कहा, अगर आप किसी और राजकुमार को बंधक बनाएंगे तो मेरे पिता शायद व्यापार समझौते को मान लें। वू मिंग जानता था कि व्यापार समझौता देखने में साधारण लगता है, लेकिन उसमें छिपा खतरा बड़ा था। उत्तर राज्य चाहता था कि महान वो उसकी मुद्रा से व्यापार करे। अगर उनकी मुद्रा चलन में आ गई तो धीरे धीरे महान वो की मुद्रा कमजोर पड़ सकती है। अब वू मिंग को समझ आ गया कि उत्तर राज्य क्या खेल खेल रहा है। वीर प्रताप मुस्कुराकर बोला, अगर तुम अपने पिता को व्यापार समझौता मानने के लिए मना लेते हो तो मैं तुम्हारी बहन वू जुनवान को बंधक बनाऊंगा। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें ही यहाँ रुकना होगा। वू मिंग ने तुरंत कहा, मैं जरूर अपने पिता और पूरे दरबार को मना लूंगा। वीर प्रताप ने चाय का घूंट लिया और बोला, ठीक है, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। उम्मीद है तुम मुझे इंतजार नहीं कराओगे। वू मिंग झूठी मुस्कान के साथ बोला, आप निश्चिंत रहें। फिर वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद महान वू के दरबार में जब उत्तर राज्य का व्यापार समझौता वहां पहुंचा तो पूरे दरबार में हलचल मच गई। मंत्रियों ने दस्तावेज पढ़े और तुरंत समझ गए कि यह समझौता दिखने में सरल है, लेकिन असल में खतरनाक है। उत्तर राज्य चाहता था कि व्यापार उसकी मुद्रा में हो। अगर ऐसा हुआ तो महान वू के बाजार में उत्तर राज्य के सामान और उसकी मुद्रा दोनों का दबदबा हो जाएगा। लोग अपनी मुद्रा छोड़कर उनकी मुद्रा इस्तेमाल करने लगेंगे। चाय जी लियांग फिर से मंत्री बनकर दरबार में खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, इस समझौते को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर उत्तर राज्य की मुद्रा और सामान खुलकर हमारे यहाँ आ गए तो हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। उसके बाद कई मंत्री खड़े होकर समझौते का विरोध करने लगे। फिर महाराज ने पूछा, क्या किसी को इस पर अलग राय है? तभी वू मिंग के गुट का एक मंत्री खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, चाय महोदय की बात सही नहीं है। ये समझौता नुकसान नहीं बल्कि फायदा दे सकता है। आज आप सबने उत्तर राज्य का कागज इस्तेमाल किया है। सफेद कागज की वजह से हमें बांस की पट्टी और जानवरों की खाल पर लिखने की जरूरत नहीं रही। उसकी बात सुनकर वू मिंग के गुट के दूसरे मंत्री भी खड़े हो गए और व्यापार समझौते का समर्थन करने लगे। दरबार 2 गुटों में बढ़ गया। एक पक्ष इसे खतरा मान रहा था, दूसरा इसे अवसर। और इसी बहस के बीच फैसला महाराज के हाथ में आ गया। महान वू और उत्तर राज्य के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके थे। जब दरबार में ज्यादातर मंत्री समझौते के पक्ष में खड़े हो गए और अंत में सम्राट ने भी उसे स्वीकार कर लिया तो शांति की शर्तें लगभग तय हो गईं। समझौता स्वीकार होते ही युद्ध का दबाव कुछ कम हुआ। अब केवल एक ही मुद्दा बाकी था, बंधक। दरबार में वीर प्रताप की तरफ से वू मिंग बेचैनी से खड़ा था और समझौते के कागजों को देख रहा था। उसे डर था कि कहीं उत्तर राज्य अपने वादे से मुकर न जाए और उसे ही यहाँ बंधक बनाकर रख ले। वू मिंग ने पूछा, अब जब शांति की शर्तें तय हो गई हैं, क्या हम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। उसने अपने पास खड़े जीनेवी पहरेदार को आदेश दिया कि तैयार किया गया समझौता दस्तावेज लाया जाए। फिर उसने वू मिंग से कहा, आप बैठ जाए। इतने दिनों से खड़े खड़े थक गए होंगे। दरबार के उत्तर राज्य के अधिकारी अपनी सीटें छोड़कर उठ गए। वू मिंग और उसके साथ आए महान वू के मंत्री बैठ गए। 2 प्रतियों में तैयार किया गया समझौता दस्तावेज लाया गया। वू मिंग ने जब बंधक वाले हिस्से में वू जुनवान का नाम देखा तो उसके चेहरे पर हल्की राहत की भावना आ गई। अच्छा हुआ उत्तर राज्य ने अपनी बात रखी। वू जुनवान को ही बंधक बनाकर रखा जाएगा। उसके मन में खुशी थी। उसे लगता था कि इस फैसले से वह दरबार में वू जुनवान की ताकत को पूरी तरह खत्म कर देगा।
अगर वू जुनवान बंधक बनकर उत्तर राज्य चली गई तो उसके गुट का मुख्य स्तंभ चाय जिलियांग कमजोर पड़ जाएगा। फिर वह कभी वापस मजबूत नहीं हो पाएगी। यही सोचकर वू मिंग ने बाकी शर्तें भी पढ़ी और बिना ज्यादा देर किए दस्तखत कर दिए। वीर प्रताप ने भी दस्तखत करते हुए कहा, आशा है कि 1 महीने के अंदर बंधक उत्तर राज्य पहुंच जाएगा। वू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 महीने के भीतर मेरी बहन वू जुनवान यान काउंटी में होगी। दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौता पूरा होते ही वू मिंग जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, हम अब विदा लेते हैं। वीर प्रताप मुस्कुराकर बोला, राजकुमार को उत्तर राज्य की सुंदरियों का साथ पसंद है, क्या आप कुछ दिन और रुकना नहीं चाहेंगे? वू मिंग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे अपने पिता सम्राट को रिपोर्ट देने के लिए जल्दी वापस जाना है। और वह तुरंत दरबार से निकल गया। समझौता पूरा होने के बाद वीर प्रताप अपने महल लौट आया। उसने कुछ दिन आराम करने और फिर आगे की योजनाओं पर काम करने का फैसला किया। उसका लक्ष्य था अगले साल दक्षिण की ओर बढ़ना और सत्ता पर कब्जा करना। महल में लौटने पर उसे एक हैरानी हुई। मुरोंग शुए पहले से ही आंतरिक प्रांगण में बैठकर उसकी पत्नियों और उपपत्नियों से बात कर रही थी। पहले वह कभी ऐसा नहीं करती थी। जब भी आती थी सीधे अध्ययन कक्ष में जाती थी और निजी मुलाकात के बाद चली जाती थी। आज वह खुलकर सबके साथ घुल मिल रही थी। वीर प्रताप को देखते ही सब खड़े हो गए और बोले, प्रणाम राजकुमार। मुरोंग शुए भी वहीं खड़ी थी। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर पूछा, आज आप यहाँ कैसे? मुरोंग शुए के आने का कारण तुरंत सामने आ गया। महल की दर्जी को उसने फीनिक्स रोब बनाने में मदद करने के लिए बुलाया था और वही काम देखने वह आई थी। ये सुनकर वीर प्रताप को समझ आ गया। उसकी पत्नी चू यूकिन ने पूछा, आप फीनिक्स रोब क्यों बनवा रहे हैं? क्या आप उसे उस तरह बनवा रहे हैं जैसे सम्राज्ञी पहनती है? सभी महिलाएं जिज्ञासा से उसे देखने लगीं। वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, मेरी कई महिलाएं शक्ति और सम्राज्ञी बनने का सपना रखती हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें वह अनुभव मिले। उसकी बात सुनकर कुछ महिलाओं के चेहरे लाल हो गए। वांग छिनची हंसते हुए बोली, राजकुमार का अनुभव शायद बिस्तर से जुड़ा हुआ है ना? वीर प्रताप ने उसे देखकर मुस्कुराया। बाकी महिलाएं भी समझ गईं कि उसका असली इरादा क्या है, रोल प्ले के जरिए किसी को सम्राज्ञी का अनुभव देना। चू यूकिन ने शर्माते हुए कहा, आपका असली इरादा यही है कि आप उस महान सम्राज्ञी का रूप किसी और से निभाना चाहते हैं? वीर प्रताप हंसकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन माहौल मजाक और शरारत से भर गया। इसी बीच एक महिला सैनिक अंदर आए और बोली, राजकुमार, स्वामी शिवानयुवान आपसे मिलना चाहते हैं। वीर प्रताप तुरंत मजाक छोड़कर गंभीर हो गया। वह सीधा अध्ययन कक्ष की ओर चला गया। अब कहानी फिर से राजनीति और शक्ति के बड़े खेल की ओर मुड़ रही थी। वीर प्रताप अभी अध्ययन कक्ष तक पहुंचा भी नहीं था कि उसने बाहर ही शिवानयुवान चाओगे को खड़ा पाया। शिवानयुवान चाओगे ने झुककर अभिवादन किया और तुरंत गंभीर आवाज में कहा, राजकुमार, पुराने नगर में कुछ गड़बड़ी है। ये बात सुनकर वीर प्रताप थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, कैसी गड़बड़ी? शिवानयुवान चाओगे ने समझाते हुए कहा कि उसने पुराने नगर में 2 बहुत शक्तिशाली ऊर्जा आभास महसूस किए। जब वह वहां गया तो पाया कि वहां मास्टर स्तर से ऊपर के कई योद्धा मौजूद हैं और 2 लोगों की शक्ति गुरु स्तर से भी ऊपर है। ये सुनकर वीर प्रताप के मन में सवाल आया, क्या वे स्वर्गीय साधक हैं या फिर अर्धस्वर्गीय साधक? उसने तुरंत पूछा, क्या उनकी शक्ति तुमसे भी अधिक है? शिवानयुवान चाओगे ने जवाब दिया, उनकी ऊर्जा मुझसे कमजोर है, लेकिन उनकी शक्ति का आभास बहुत हद तक महान विद्वान झूगे जैसा है। ये सुनते ही वीर प्रताप को समझ आ गया कि ये लोग शायद अर्धस्वर्गीय साधक हैं। उसने सोचा, अगर उनके पीछे कोई असली स्वर्गीय साधक हुआ तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। वीर प्रताप ने तुरंत आदेश दिया कि जिनेवेई और शिवानयुवान चाओगे मिलकर चुपचाप उनकी पहचान की जांच करें। जब तक पूरी पुष्टि न हो जाए तब तक कोई कार्रवाई न करें और सीधे उसे आकर रिपोर्ट करें। इसके बाद उसने कमांडर लियांग को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में लियांग झोंग भी वहां पहुंच गया। वीर प्रताप ने उसे बताया कि पुराने नगर में 2 अर्धस्वर्गीय साधकों की मौजूदगी का पता चला है। उन्हें शिवानयुवान चाओगे के साथ मिलकर जांच करनी होगी कि क्या वे 4 डायरेक्शन माउंटेन और फिक्स्ड विंड माउंटेन के पुराने पूर्वज हैं। लियांग झोंग हैरान रह गया। राजधानी में इन दोनों बूढ़े साधकों पर पहले से नजर रखी जा रही थी और उनके वहां से निकलने की कोई खबर नहीं थी। अगर वे बाहर आए होते तो पहले ही सूचना मिल जाती।
तब उसे याद आया कि हाल ही में शहर में बाहर से आने वाले व्यापारियों की संख्या अचानक बढ़ गई थी। शायद वे लोग व्यापारी बनकर आए हों और सीधे नए नगर में न जाकर पुराने नगर में छिप गए हों। नए नगर में जिनेवे की कड़ी जांच होती थी, इसलिए वे पुराने नगर को सुरक्षित समझकर वहीं रहे। आदेश मिलते ही लियांग झोंग और शुवान युवान चाओगे व्यापारी का भेष बनाकर पुराने नगर में घुल मिल गए और चुपचाप उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। 2 दिन तक उन्होंने सावधानी से जानकारी जुटाई। उन दोनों अर्धस्वर्गीय साधकों ने खुद को बहुत अच्छी तरह छिपाया था। वे न तो अपने संप्रदाय के कपड़े पहनते थे और न ही उत्तर प्रिंस पैलेस के बारे में बात करते थे। वे बस व्यापार और शराब की बातें करते रहते थे, मानो साधारण व्यापारी हो। लेकिन उनकी पहचान तब उजागर हो गई जब उनके एक शिष्य ने शराब के नशे में वेश्यालय में झगड़ा किया और गुस्से में अपनी संप्रदाय की विशेष साधना तकनीक का उपयोग कर बैठा। उसी तकनीक से साफ हो गया कि वे फिक्स्ड विंड माउंटेन से जुड़े हैं। ये खबर जब वीर प्रताप तक पहुंची तो उसने तुरंत महान विद्वान को बुलाया। महान विद्वान ने स्थिति सुनकर कहा कि अब शायद उन लोगों को पता चल गया होगा कि उनकी पहचान खुल गई है और वे जल्द ही कोई कदम उठा सकते हैं। वीर प्रताप समझ गया कि मामला गंभीर है। 2 अर्धस्वर्गीय साधक चुपचाप शहर में छिपे हैं और अब खतरा बढ़ सकता है। उसे अब अगली रणनीति जल्दी तय करनी होगी ताकि दुश्मन पहल न कर सके। महान विद्वान झूगे झोंगुआन की बात सुनकर कमरे में मौजूद बाकी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। वीर प्रताप को होश आया और उसने पूछा, महान विद्वान ऐसा क्यों सोचते हैं? झूगे झोंगुआन ने शांत स्वर में समझाया कि शुवान युवान वरिष्ठ अपनी उपस्थिति को छिपा सकते हैं, लेकिन कमांडर लियांग ऐसा नहीं कर सकते। लियांग के शरीर से निकलने वाली हत्या की आभा बहुत तेज है। भले ही वे भेष बदल लें, फिर भी उनकी शक्ति से पता चल जाता है कि वे ग्रैंडमास्टर स्तर के हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे लोग खुद को इतनी अच्छी तरह छिपा रहे थे, तो ये कैसे संभव है कि उनका कोई शिष्य शराब पीने वेश्यालय जाए और झगड़ा करके अपनी संप्रदाय की साधना तकनीक का उपयोग कर बैठे? यह शायद संयोग नहीं था। झूगे झोंगुआंग ने अंदाजा लगाया कि शायद उन लोगों को पता चल गया था कि उत्तर राजमहल उनकी जांच कर रहा है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान उजागर की और फिर जाल बिछाया। उनकी योजना शायद बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने की रणनीति थी। यानी वे नए नगर से शक्तिशाली विशेषज्ञों को पुराने नगर में खींचना चाहते थे, ताकि इस दौरान उनकी दूसरी टीम सीधे नए नगर में घुसकर उत्तर प्रिंस पैलेस पर हमला कर सके। ये सुनकर वीर प्रताप को बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि वे लोग अपनी पहचान इतनी आसानी से उजागर क्यों करेंगे। इसका मतलब हो सकता है कि वे सच में उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वीर प्रताप ने पूछा, तो महान विद्वान के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? झूगे झोंगुआंग ने सुझाव दिया कि अगर फिक्स्ड विंड माउंटेन और 4 डायरेक्शन माउंटेन सच में हमला करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वह खुद पुराने नगर में जांच के लिए जाएं, जबकि वीर प्रताप और शुवान युवान वरिष्ठ नए नगर में रहकर इंतजार करें। इस योजना से अगर दुश्मन पुराने नगर में उलझे रहेंगे तो उनकी दूसरी टीम नए नगर में घुसकर हमला नहीं कर पाएगी। वीर प्रताप ने कुछ देर सोचकर सहमति दे दी। उसने फैसला किया कि आज रात ही कार्रवाई की जाएगी। उसे पता था कि अगर इन दुश्मनों को अभी खत्म नहीं किया गया तो वे लगातार खतरा बने रहेंगे। उसकी पत्नियां और बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए बेहतर था कि खतरे को बाहर ही खत्म कर दिया जाए। शाम के समय खाने की मेज पर बैठे हुए वीर प्रताप ने अचानक कहा, किंगची, मुझे आज रात बाहर जाना है। तुम मदाम चू के कमरे में मत जाना। ये सुनकर सभी महिलाएं चौंक गईं। रात को बाहर जाना? वांग किंगची मुस्कुराकर बोली, प्रिंस, इस बार किस सुंदरी से मिलने जा रहे हैं? वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराया और कहा, कुछ दिनों में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उसने जानबूझकर असली बात नहीं बताई ताकि वे चिंता न करें। महिलाओं ने पहले भी उसे रात में बाहर जाते देखा था, इसलिए वे सोचने लगी कि शायद वह किसी गुप्त मुलाकात के लिए जा रहा है। हालांकि चू युकिन को महसूस हो गया कि बात कुछ और है। उसने सीधे पूछा और वीर प्रताप ने सच बता दिया कि शहर में हत्यारे आए हैं और वह उन्हें बाहर ही खत्म करने जा रहा है। चू युकिन ने गंभीर होकर कहा, सावधान रहना, मैं महल की रक्षा करूंगी। वीर प्रताप ने उसे जिम्मेदारी सौंप दी और फिर मजबूत कवच पहनकर सैनिकों के साथ पुराने नगर की ओर निकल पड़ा। उधर पुराने नगर के एक सराय में 2 शक्तिशाली बूढ़े साधक आमने सामने बैठे थे। वे थे 4 डायरेक्शन माउंटेन और फिक्स्ड विंड माउंटेन के अर्धस्वर्गीय पूर्वज।
उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वे हमारे जाल में फंसेंगे? दूसरा मुस्कुराया और बोला, उन्होंने पहले ही जांच के लिए लोग भेज दिए हैं। इसका मतलब है कि वे हमारी मौजूदगी से अवगत हैं। झूगे झोंगुआंग जरूर आएगा। जब वह यहाँ उलझेगा तो दूसरा सीधे नए नगर में जाकर उत्तर प्रिंस पैलेस पर हमला करेगा। दोनों को विश्वास था कि वे अपनी योजना में सफल होंगे। लेकिन तभी बाहर से एक घबराई हुई आवाज आई, बुजुर्गों, समस्या हो गई है। यान शहर की सेना यहाँ आ रही है। उनकी आंखों में अचानक सतर्कता और तनाव की चमक आ गई। अब खेल शुरू हो चुका था और लड़ाई किसी भी पल भड़क सकती थी। हल्ला बाहर की ओर से सुनते ही मास्टर ऑफ डिवाइन कम्युनिकेशन तुरंत खड़ा हो गया। उसने हाथ उठाया तो मेज के पास रखी बड़ी तलवार उड़कर उसके हाथ में आ गई। उसने जोर से कहा, अब जाल में फंस गई मछली। हम अपना कदम बढ़ाते हैं। अगर उत्तर प्रिंस मर गया तो सम्राट के सामने स्वर्गीय स्तर तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं रहेगी। इटरनली मिस्टेरियस ताओवादी ने कहा, मैं नए शहर की ओर तुरंत निकलता हूं। मास्टर, तुम यहाँ का काम संभालो। मास्टर ने ताने भरे स्वर में कहा, ज्यादा चिंता मत करो और जल्दी जाकर उत्तर प्रिंस को खत्म करो। इतना कहकर ताओवादी अपने शिष्यों के साथ सराय से निकल गया और उत्तर शहर के गेट पार करके सीधे नए शहर की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में सराय को उत्तर देश के सैनिकों ने घेर लिया। लेकिन तब तक ताओवादी अपने लोगों के साथ आगे निकल चुका था। झूगे झोंगुआंग ने जैसे ही सराय को घेरा उसने तुरंत आदेश दिया, हमला करने की तैयारी करो। आदेश मिलते ही तोपें और गोले सराय की ओर तान दिए गए। सराय के अंदर से मास्टर ऑफ डिवाइन कम्युनिकेशन हंसते हुए बोला, क्या अजीब दुनिया है। एक विद्वान संत अब उत्तर प्रिंस का नौकर बन गया है। झूगे झोंगुआंग शांत रहा। उसने दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, मेहमान हमारे लिए सम्माननीय होते हैं। दोनों बाहर आकर मिल क्यों नहीं लेते? वह जानता था कि अंदर वाला समय खींच रहा है। शायद ताओवादी पहले ही नए शहर की ओर निकल चुका था, इसलिए वह जानबूझकर बातचीत कर रहा था ताकि स्थिति को संभाला जा सके। मास्टर ने तिरस्कार से कहा, अगर तुम हमें मेहमान मानते हो तो इतने सैनिकों से घेराबंदी क्यों की है? झूगे ने जवाब दिया, उत्तर प्रिंस ने आपको यहां आने की जानकारी मिलते ही बुलावा भेजा है। क्या आप उसकी ओर से इतना भी सम्मान नहीं रखेंगे? मास्टर ने कहा, वह तो एक बच्चा है। उसके पास हमें सम्मान देने की क्या योग्यता है? लियांग झोंग ने झूगे से पूछा, क्या अब हमला नहीं करना चाहिए? तोपें तैयार हैं। झूगे ने कहा, जल्दबाजी नहीं, पहले शुवानयुवान वरिष्ठ का इंतजार करते हैं। उधर ताओवादी अपने शिष्यों के साथ नए शहर के पास जंगल में पहुंचा। तभी घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पल में सैनिक मशालें लेकर उन्हें घेर चुके थे। ताओवादी समझ गया कि उनकी योजना पहले ही भांप ली गई है, लेकिन उसे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर देश में सिर्फ एक झूगे झोंगुआंग को ही अर्धस्वर्गीय माना जाता है। अगर वह यहां उलझा रहेगा तो दूसरा दल नए शहर पर हमला कर देगा। ताओवादी ने हाथ उठाकर मंत्र की मुद्रा बनाई। पेड़ के पत्ते इकट्ठा होने लगे और हमला करने को तैयार हो गए। लेकिन तभी एक युवा व्यक्ति उत्तर प्रिंस वीर प्रताप शाही वस्त्र पहने सैनिकों के सामने प्रकट हुआ। ताओवादी ने उसे देखकर महसूस किया कि उसकी शक्ति खुद उसके बराबर है, बल्कि आभा उससे भी मजबूत लग रही थी। वह चौंक गया। क्या उत्तर देश में एक और अर्धस्वर्गीय है, और वह भी इतना युवा? उसके मन में जलन और आश्चर्य दोनों थे। इतनी कम उम्र में अर्धस्वर्गीय स्तर तक पहुंचना असंभव जैसा लगता था। वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे मारने आए हो और पहचानते भी नहीं। ताओवादी को समझ आ गया कि सामने वही उत्तर प्रिंस है। वह खुद को संभालते हुए बोला, भले ही तुम्हारी प्रतिभा महान है, लेकिन एक प्रतिभा तभी महान होती है जब वह जीवित हो। वीर प्रताप ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज रात मर जाऊंगा? ताओवादी को आश्चर्य हुआ कि प्रिंस उसका नाम भी जानता है, लेकिन वह ज्यादा सोचने का समय नहीं देना चाहता था। उसने पत्तों को एकत्र किया और जोर से कहा, अब तुम्हारी ताकत देखता हूं। अगले ही पल सैकड़ों पत्ते तेज धार की तरह वीर प्रताप की ओर टूट पड़े। उड़ते हुए पत्ते सीधे वीर प्रताप की ओर बढ़े, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। जैसे ही पत्ते उसके शरीर को छूने वाले थे, अचानक आसपास का समय और जगह जैसे थम गए। वे पत्ते हवा में ही रुक गए। कुछ ही पलों बाद वे पत्ते सूखकर नीचे गिरने लगे और धीरे धीरे जमीन पर बिखर गए। ये देखकर इटरनली मिस्टेरियस ताओवादी का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीर प्रताप उसकी इतनी शक्तिशाली चाल को इतनी आसानी से रोक देगा।
वह तो ये भी नहीं देख पाया कि वीर प्रताप ने कोई कदम कैसे उठाया। असल में वीर प्रताप ने कुछ किया ही नहीं था, हमला अपने आप ही रुक गया था। ताओवादी के मन में खतरे की भावना और बढ़ गई। जंगल अचानक बहुत शांत हो गया, इतनी शांति कि अपनी धड़कन की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी ताओवादी ने फिर से हमला किया। उसने आसपास के उड़ते पत्तों को एक जगह इकट्ठा किया। हवा का एक तेज प्रवाह उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा और पत्तों से कई बड़े तूफान जैसे चक्र बन गए। उन चक्रों के भीतर तलवार जैसी तेज चमक दिखाई देने लगी। यह उसकी सबसे ताकतवर चाल थी जिसे व्हिर्लविंड कहा जाता था। फिक्स्ड विंड माउंटेन के शिष्यों ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य से कहा, यह तो गुरु की खास चाल है। आज पहली बार हम इसे इतनी ताकत से देख रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि इस बार उत्तर प्रिंस इसे नहीं रोक पाएगा। तेजी से घूमते हुए वे तूफानी चक्र वीर प्रताप की ओर बढ़े, जहां से गुजरते पेड़ पौधे चूर चूर होकर धूल बन जाते। लेकिन वीर प्रताप अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। ताओवादी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों नहीं बच रहा। क्या वह डर के कारण जड़ हो गया है या उसे भरोसा है कि वह इसे रोक लेगा। तभी अचानक वीर प्रताप के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। अब सबको समझ आया कि पहले वे इस बूढ़े को देख ही नहीं पाए थे। वह साधारण नहीं था। उस बुजुर्ग ने धीरे से हाथ उठाया। अगले ही पल उसके शरीर से भयानक दबाव निकला और उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक विशाल हाथ की तरह बनकर उन तूफानी चक्रों की ओर बढ़ी। ताओवादी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। ये बुरा है, वह कुछ चेतावनी देता इससे पहले ही उस विशाल ऊर्जा वाले हाथ ने व्हिर्लविंड को पूरी तरह कुचल दिया। लेकिन हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। वह ऊर्जा वाला हाथ रुका नहीं, सीधे आगे बढ़ता रहा। ताओवादी को अब साफ समझ आ गया, यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह उससे भी ऊपर का स्तर है। यह एक असली स्वर्गीय साधक है। उत्तर देश में सच में एक स्वर्गीय स्तर का साधक मौजूद है। ये बात सुनकर वह अंदर से कांप उठा। पहले लोग सोचते थे कि उत्तर देश सिर्फ दिखावा कर रहा है और झूगे जोगुआन को नकली स्वर्गीय बना रखा है। लेकिन आज असली स्वर्गीय साधक उनके सामने खड़ा था। अगर उन्हें पहले पता होता कि यहाँ एक सच्चा स्वर्गीय स्तर का विशेषज्ञ है तो वे कभी यहाँ आते ही नहीं। ताओवादी ने दांत पीस लिए। वह हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और अपनी ऊर्जा को एक गरजते हुए ड्रैगन के रूप में बदल दिया। वह ड्रैगन सीधे उस बुजुर्ग के ऊर्जा वाले हाथ से टकराया। टकराव होते ही दोनों शक्तियां विस्फोट की तरह फट गईं। झटका इतना तेज था कि आसपास के कमजोर योद्धा दूर जा गिरे। जब धुआं और धूल हटे तो ताओवादी खड़ा था। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वह गिरा नहीं था। वह जोर से हंसा, मैंने एक स्वर्गीय साधक के हमले को रोक दिया। भले ही मैं स्वर्गीय नहीं हूं, लेकिन कोई मेरी जान इतनी आसानी से नहीं ले सकता। वीर प्रताप ने पास खड़े बुजुर्ग से पूछा, आपने कितनी शक्ति लगाई? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैंने अपनी 10% से भी कम शक्ति इस्तेमाल की। मुझे डर था कि कहीं वह पूरी तरह नष्ट न हो जाए। ये सुनकर वीर प्रताप थोड़ा हैरान हुआ। सिर्फ 10% शक्ति? स्वर्गीय साधक की ताकत सच में बहुत भयानक होती है। भले ही नाम में फर्क सिर्फ एक शब्द का हो, लेकिन असली अंतर आसमान और जमीन जैसा है। वीर प्रताप ने कहा, अब आप पीछे हट जाइए, आगे का काम मैं संभालता हूं। बुजुर्ग ने चेतावनी दी, हालांकि वह घायल है, लेकिन घिरे हुए जानवर की तरह वह खुद को विस्फोट करके आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। वीर प्रताप शांत स्वर में बोला, मेरे सामने ऐसा करना आसान नहीं होगा। वह तुरंत आगे बढ़ा और सीधे ताओवादी पर हमला कर दिया। फिक्स्ड विंड माउंटेन के एक ग्रैंड मास्टर ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह वीर प्रताप को रोक सकता है, लेकिन जैसे ही वीर प्रताप ने तलवार निकाली, उसने तेज तलवार की ऊर्जा के कई वार किए। वह ग्रैंडमास्टर उड़कर दूर जा गिरा, लेकिन उस ऊर्जा ने ताओवादी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसके सामने एक अदृश्य सुरक्षात्मक ढाल बन गई थी। ताओवादी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो, सपना देख रहे हो? तभी उसने अचानक एक पत्थर निकाला। यह देखते ही बुजुर्ग का चेहरा बदल गया, लेकिन चेतावनी देने से पहले ही उस पत्थर में छिपी शक्ति फट गई। भयानक विस्फोट हुआ। वीर प्रताप तुरंत पीछे हट गया और अपनी रक्षा शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया। विस्फोट के बाद ताओवादी वहां से गायब हो चुका था। उसने समझ लिया था कि वह हार रहा है, इसलिए भागने का रास्ता चुन लिया। वीर प्रताप ने तुरंत आदेश दिया, शुवानयुवान वरिष्ठ, उसे पकड़कर वापस लाओ। इतना कहते ही बुजुर्ग तुरंत उसकी तलाश में निकल गया।
वीर प्रताप ने फिक्स्ड विंड माउंटेन के बचे हुए लोगों को देखा। उनकी वफादारी बहुत नीचे थी। उन्हें अपने साथ मिलाना संभव नहीं था, इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको खत्म कर दो। अगले ही पल जंगल में तोपों और गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही समय में वहां केवल लाशें और धुआं ही बचा। एटर्नली मिस्टेरियस ताओवादी जंगल के बीच तेजी से भाग रहा था। उसके मन में सम सम्राट के लिए गुस्सा था, क्योंकि अगर सम सम्राट का साथ न होता तो वह इस हालत में नहीं पहुंचता। उसके पास अभी भी एक विस्फोटक आत्मा गोली थी। वह जानता था कि अगर उसने उसे इस्तेमाल किया तो विस्फोट इतना शक्तिशाली होगा कि भले ही वह प्रतिद्वंद्वी को तुरंत न मार पाए, लेकिन कुछ पल के लिए उसे रोक जरूर देगा। वह खुद को समझा रहा था कि वह बच निकलने में सफल हो जाएगा। वह 100 साल से ज्यादा जी चुका था और हर खतरे को अवसर में बदलता आया था। उसे लगा इस बार भी ऐसा ही होगा। अचानक आसमान से एक भयानक दबाव उतरा। उसका शरीर एक पल के लिए पूरी तरह स्थिर हो गया। वह घबरा गया। दुश्मन इतनी जल्दी उसके पीछे आ गया। कुछ ही पल बाद वह जकड़न खत्म हुई। जैसे ही वह हिला, उसने तुरंत पलटवार किया। उसके शरीर से दर्जनों बवंडर निकलकर फैल गए और तेजी से बड़े होते चले गए। उसने फिर से वही तकनीक इस्तेमाल की, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। वह जानता था कि ऐसे ही चलता रहा तो उसकी मौत तय है। इसलिए उसने एक दवा निगल ली। दवा लेते ही उसका शरीर लाल हो गया और आंखें खून जैसी लाल हो गईं। शुवान युवान चाओगे ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम अब जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो? ताओवादी ने जोर से कहा, चाहे तुम स्वर्गीय स्तर के हो, आज मैं तुम्हें मारकर दिखाऊंगा। पत्ते फिर से उसके चारों ओर इकट्ठा हुए और एक विशाल पत्तों का ड्रैगन बन गया। वह ड्रैगन सीधे शुवान युवान चाओगे की ओर झपटा, लेकिन चाओगे शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। अचानक दुनिया जैसे रुक गई। उसके शरीर से ठंडी रोशनी की किरणें निकली। पल भर में बवंडर और पत्तों का ड्रैगन उस रोशनी से टूटकर बिखर गए। ये देखकर ताओवादी का चेहरा उतर गया। ये कैसे संभव है? वह जमीन पर गिर पड़ा। यह उसका आखिरी वार था और वह भी एक झटके में खत्म हो गया। वह खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक शब्द का फर्क था अर्धस्वर्गीय और स्वर्गीय के बीच, लेकिन ताकत का अंतर इतना बड़ा क्यों है? वह दशकों की मेहनत से इस स्तर तक पहुंचा था और अब बस एक कदम दूर था पूर्ण स्वर्गीय बनने से। लेकिन आज वह यहीं मरने वाला था। अचानक उसकी लाल आंखों में पागलपन चमक उठा। वह जमीन से उठकर सीधा चाओगे की ओर दौड़ा। चाओगे समझ गया कि वह अपना दांतीन आत्मविस्फोट करने जा रहा है और साथ में सबको मारना चाहता है। उसने तुरंत हथेली से जोरदार प्रहार किया। एक विशाल हथेली की छाप सीधे ताओवादी पर लगी। अगले ही पल ताओवादी का शरीर विस्फोट से फट गया। अर्धस्वर्गीय का आत्मविस्फोट इतना शक्तिशाली था कि जंगल के बीच पेड़ उखड़ गए। धरती हिल गई। आसपास के सैनिक भी झटके से दूर जा गिरे। थोड़ी देर बाद चाओगे वापस वीर प्रताप के पास लौटा। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वह सुरक्षित था। वीर प्रताप ने तुरंत पूछा, तुम ठीक हो? चाओगे ने झुककर कहा, मैं असफल रहा। मैं उसे जीवित नहीं पकड़ सका। वीर प्रताप ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक वह मर गया है बस इतना काफी है। चाओगे ने बताया, आत्मविस्फोट का विस्फोट बहुत तेज था, लेकिन आपकी रक्षात्मक ऊर्जा को भेद नहीं सका। ये सुनकर वीर प्रताप को आश्चर्य हुआ। अगर इतना बड़ा विस्फोट भी स्वर्गीय स्तर की रक्षा को नहीं तोड़ सका तो उनकी शक्ति कितनी भयंकर होगी। उसने मन ही मन सोचा, क्या हथियारों से ऐसे लोगों को हराया जा सकता है? शायद साधारण तोप या बंदूक उन पर असर न करे। सोचते हुए उसे आगे की कार्रवाई याद आई। उसने तुरंत कहा, चलो पुराने शहर की ओर। आवाज से दुश्मन सतर्क हो गए होंगे। उधर पुराने शहर में झूगे झोंगुआंग और मास्टर ऑफ डिवाइन कम्युनिकेशन अभी भी बहस कर रहे थे। झूगे ने समझाया, उत्तर प्रिंस भविष्य में पूरे संसार को एक करेगा। अब भी समय है, झुक जाओ और महान कार्य में हिस्सा लो। मास्टर हंसकर बोला, तुम खुद को उसका कुत्ता बना चुके हो और हमें भी वही बनाना चाहते हो। तभी दूर से एक भयानक विस्फोट हुआ। आसमान में लाल चमक के साथ एक विशाल मशरूम जैसा बादल उठ गया। धरती कांप उठी। ऊर्जा की लहर पूरे इलाके में फैल गई। मास्टर का चेहरा बदल गया। वह खिड़की से बाहर देखता हुआ बुदबुदाया, क्या यह अर्धस्वर्गीय का आत्मविस्फोट है? क्या हिंग यू को वहां कोई मुसीबत मिल गई है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।